सौंदर्य था, जो उसका क्राफ्ट था, वो कुछ हद तक बदल जाता है। आप कोई भी बांग्ला पोइट्री जब हम हिंदी में या अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल वैसी नहीं रह जाती जैसी कि उस मूल भाषा में थी। तो इन दोनों माध्यमों की अपनी ताकत है और उनकी अपनी सीमाएं हैं। दोनों माध्यमों की अपनी एक भाषा है और उनका एक अलग क्राफ्ट है। अब सिनेमा को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सिनेमा एक कमर्शियल आर्ट है और एक कलेक्टिव आर्ट है। वो एक आइसोलेशन में नहीं होती। अगर कोई एक व्यक्ति चाहे कि पूरा सिनेमा बना ले तो बड़ा मुश्किल और लगभग लगभग असंभव काम है। आप कहानी या उपन्यास या कविता आइसोलेशन में रख सकते हैं। एक व्यक्ति एक जीवन में कई कहानियां लिख सकता है, लेकिन जब आप सिनेमा में आप वही लेखक भी अगर खुद सिनेमा बनाएगा तो उसे उन दबावों से जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो नीरज ने भी कही कि समय की एक सीमा होती है। साहित्यकार की मर्जी होती है, वो 1 पेज की भी कहानी लिख सकता है, 10 पेज की भी कहानी लिख सकता है। और जब उपन्यास होता है तो 100 पेज का भी उपन्यास आपने पढ़ा होगा और 500 पेज का या 2 घंटों का उपन्यास भी होता है। तो यहाँ उसके ऊपर ये दबाव नहीं है कि उसको ये उपन्यास यहाँ खत्म करना है, लेकिन समय का दबाव है। एक कमर्शियल आर्ट होने की वजह से एक बजट का दबाव होता है। दूसरी और तीसरी चीज ये होती है कि कलेक्टिव आर्ट है। एक साहित्यिक कृति पे जब सिनेमा बनाने का कोई निर्देशक या प्रोड्यूसर जो है निर्णय करता है तो सिनेमा के लिए वो कृति दोबारा लगभग हम मानते हैं कि जब प्रोडक्शन में अगर जाएंगे तो वो 3 बार सिनेमा बनता है, 3 बार एक टेक्स्ट लिखा जाता है। सबसे पहले उसकी पटकथा और संवाद के स्तर पे पटकथा लेखक उसको लिखेगा, क्योंकि जैसी कृति है वो उसको पटकथा में उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार वो रीराइट होनी है। उसके बाद निर्देशक और कैमरामैन मिलके अपने नजरिए से एक कहानी कहते हैं, उनका अपना नैरेटिव होता है जो स्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो फाइनल सिनेमा बनता है, जो असली राइटर होता है सिनेमा का, वो एडिटर होता है कि आप जो शूट करके फुटेज आपके हाथ में उसको उसी में से एडिट करके आपको सिनेमा देना। मान लीजिए कोई चीज शूट होने से रह गई या वो संभव नहीं हो पाई है, उस तरह का दृश्य उसको लगाना या शूट करना, तो वो है। तो सिनेमा 3 स्तरों पे होगा। पहले स्क्रिप्ट के लेवल पे वो आपकी कृति चेंज हुई, उसके बाद वो डायरेक्टर और डीओपी जो डायरेक्टर और फोटोग्राफी होता है उसके स्तर पे वो चेंज हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकेशन है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट्यूम है। तो वहाँ तक जाते जाते बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे केवल एक हम निर्देशक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इस व्यक्ति ने ये कृति चुनी और इससे न्याय नहीं किया, क्योंकि वहाँ और बहुत सारे लोग उसके साथ शामिल हैं। उसके बाद फाइनल जो एक एडिट आता है वो है। लेकिन जब हम कहते हैं कि साहित्यिक कृति के साथ सिनेमा न्याय नहीं कर पाता है या क्या कर पाता है, तो उसमें मैं जो समझता हूँ, अगर क्राफ्ट में कोई बदलाव है या उसके नैरेटिव सेट करने में थोड़ा सा उसने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, तो मैं इसको अन्याय नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि वो उस माध्यम की जरूरत है। लेकिन अन्याय कब होता है कि जब कोई कृति, साहित्यिक कृति आप उठाते हो तो आपने वो साहित्यिक कृति सिनेमा के लिए क्यों चुनी, वो जो इसलिए है वो क्यों है, वो वाई है आपका, वो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक साहित्यिक कृति जो मैसेज दे रही थी, वो जिसके पक्ष में खड़ी थी, वो जो सरोकार के साथ वो रचना लिखी गई थी, अगर कहीं सिनेमा बनते 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 वो सरोकार ही कहीं खो जाता है, वो मैसेज ही कहीं डायल्यूट हो जाता है जो लेखक ने दिया था अपनी कृति में, तब मैं कहूँगा कि हाँ, उस कृति ने को जब सिनेमा में कन्वर्ट किया तो वो न्याय नहीं हो पाया। और वो क्यों होता है, वो अमूमन मैं चूँकि जुड़ा हूँ दोनों में, कहानियाँ लिखता हूँ, उपन्यास लिखा है मैंने। मेरी 2 कहानियों पर फिल्म बनी है, एक पंजाबी में और एक हिंदी में, और अभी भी मैं 2 या 3 कहानियों पर सीन लिख रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो अगर एक लेखक सिनेमा के माध्यम को समझता है और उसी कृति पर बन रही है, बनता है सिनेमा, और वो पटकथा लेखन के स्तर पे अगर वो उससे जुड़ा हुआ है तो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग में आप काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि चीज़ें एकदम बदल जाएं, आपका मैसेज कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। लेकिन जब वो फ्लोर पे जाती है और एडिट में जाती है और फाइनल रिलीज तक जाती है, तो उस बीच में जो दबाव होता है, तो मैंने देखा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उनका दबाव होता है। जो उन्होंने कहा समय का बहुत बड़ा दबाव होता है कि हमें आपकी पूरी कृति को समेट के और उसमें दिखाना है। तीसरी जो एक सीमा आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य जो है विस्तृत
कई लेवल पे डील करता है। वो आपके मुख्य किरदार के साथ उसके परिवेश को भी उठाता है, उसमें आपका लोकेल भी एक कैरेक्टर होता है। और इस सिनेमा बनाते समय जो एक जल्दबाजी जो कहिए, एक हड़बड़ी कहिए, एक जो दबाव कहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनकी से जुड़ी जो रिसर्च है, कॉस्ट्यूम को लेके, लोकेशंस को लेके, परिवेश को लेके, वो मिस हो जाती है। और वो जब मिस हो जाती तो आपको लगता है हाँ कहानी तो वही है, लेकिन इसका प्रभाव मेरे जहन पे वैसा नहीं पड़ रहा जैसा कि पड़ना चाहिए था। तो ये एक बात मुझे समझ आती है। अगर जो कहानियों को आप चुनते हैं तो पहले तो निर्देशक को कहानी के चुनाव में बहुत सतर्क होना चाहिए, जैसे सत्यजित रे का उदाहरण दिया। आप अगर शतरंज के खिलाड़ी देखें, ठीक है, तो उसमें आप रचना भी पढ़ेंगे और सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बहुत डिटेलिंग हुई है, बहुत रिसर्च के साथ बना है। लेकिन कहानी लिख देना, नवाबों की दुनिया के ऊपर एक कहानी लिखना आसान है, लेकिन उसका सिनेमा बनाने में नवाबों की पूरी दुनिया क्रिएट करना, वो दुनिया खड़ी करना और फिर उसे शूट करना। अब तो उस समय तो एनिमेशन भी नहीं होता था, उसमें ग्राफिक्स भी नहीं थे, वीएफएक्स भी नहीं था। अब ये वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी ने थोड़ा उस दुनिया को क्रिएट करना आसान किया है, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि वहाँ अगर वो फाइन डिटेल्स मिसिंग है, वो बारीकी मिसिंग है, तो आपको वो प्रभाव नहीं लगेगा। कहानी हो सकता है वही, मैसेज भी हो सकता है डाइल्यूट ना किया गया हो, लेकिन वो इम्पैक्ट जो हमारे को साहित्य से मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फाइन डिटेल्स की रिसर्च में या उन्हें रिक्रिएट करने में दिक्कत हुई। तो ये मेरा एज ए होल मानना है। जी, धन्यवाद। नहीं बिल्कुल सही कहा विवेक जी। और अभी विवेक जी ने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र कर दिया, तकनीक के बारे में बात करी है और वीएफएक्स वगैरह जो अभी चल रहा है उसके बारे में बात की है। तो मीना जी, मैं आपका भी दृष्टिकोण इस पर जानना चाहूँगी कि क्योंकि सिनेमा, जैसे विवेक जी ने भी कहा कि सिनेमा और साहित्य दोनों की अलग-अलग तकनीक होती है और आज का जो ज़माना चल रहा है वो ऑडियो विजुअल्स इनका ज़्यादा है, यानी कहानियाँ भी, कविताएँ भी हमारी ऑडियो विजुअल्स में आनी चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि निर्देशक को पूरी छूट देनी चाहिए साहित्यकारों को अपनी कृति पर काम करने से पहले? जी देखिए, अगर कोई भी लेखक ये चाहता है कि उसकी रचना पर No, I'm one of the authors फिल्म and also in बने, the event also. तो एक I'm Rashmi. क्रिएटिव लिबर्टी तो लेनी पड़ेगी। हो सकता I'll just है get you my कि card. फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी बच्चे जाते हैं, मुझे जब वो बैठे हैं तो उस समय जिक्र करना भूल गई कि जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर जैसी पूरी सीरीज बना दी और उसका बहुत सुंदर अडेप्टेशन फिल्म में हुआ। वो सीरीज भी सुपरहिट रही और वो फिल्म जितनी बनी, वो जितनी भी उसकी सीरीज आई वो भी I सुपरहिट। think I have picked it. तो बहुत सुंदर अडेप्टेशन है। जेके रॉलिंग बिल्कुल नहीं कहती मेरी कृति के साथ अन्याय हुआ। अगर आप निर्देशक को ये छूट देते हैं या फिल्मकार को ये छूट देते हैं तो आपकी रचना को जितना आपने लिखा है उसको नेक्स्ट एक्सटेंशन पे ले जाकर, क्योंकि सिनेमा अपने आप में ना एक पूरा बहुत सुंदर माध्यम है। वो एक क्रिएटिव, सारी क्रिएटिव माइंड और बेस्ट क्रिएटिव माइंड से वो एक साथ एक जगह आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने उन्हें एक कृति दी और उसका एक एज इट इज अडैप्टेशन कर देंगे, ऐसा कुछ उसका ट्रांसलेशन कर देंगे और अपना कुछ इनपुट नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी जो रचना है आपने एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मैसेज देना था। अच्छा, कोई व्यक्ति क्यों फिल्मकार चूज करता है उसके अंदर कुछ सार्वभौमिक यूनिवर्सल कुछ जीवन के सत्य, तो जैसा हम कहते हैं ना कि मॉरल ओवर नहीं और वो यूनिवर्सल, वो कुछ भी ऐसी बात हो सकती है कि सत्य की जीत या अंतर रिप्रेजेंट है कि वो मार्ग के Can you पास sign कुछ it? भी है। No, उसमें एकदम एसेंस होता है। this is a literary tote bag. No, I have many libraries से एक बड़ी दर्शक योगदान है। अब यहाँ से फिल्मकार शुरू करता है कि इस कहानी में तो शायद उसका कोई बनने नहीं, लेकिन एक फिल्मकार से चूज करता है कि सोचता है कि मैं इसको कितनी और एक्सटेंशन से कह सकता हूँ। जैसे मैं तीसरी कसम को
बिल्कुल अडैप्टेशन नहीं मानती हूँ। पंचनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम, और उस पर शैलेंद्र ने बहुत शानदार फिल्म बनाई। लोग कहते हैं कि साहित्यिक कृति में हिंदी में जो बहुत सुंदर कृतियां बनी हैं उनमें सबसे खूबसूरत कृति अगर बनी है तो वो तीसरी कसम है। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। पंचनाथ रेणु ने तीसरी कसम बनाई मीरामन के एंगल से, शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई मीराबाई के। वो उस कहानी का एक्सटेंशन, कहानी में मीरामन बहुत बोलता है, फिल्म में मीराबाई बोलती है। तो ये फिल्मकार का नजरिया है कि वो अचानक उसी कहानी में किस कैरेक्टर को पिक करेगा और उसको मेन प्रोटैगनिस्ट बना देगा, जो हो सकता है जितने समय कहानीकार ने सोचा भी नहीं। मुझे पैरल लगा था कि आपने हीरो का एक ऊपर थोड़ा सा आपको नीचे रखते हुए बात की। उसकी कहानी में हो सकता है कि हीरा मन मोही किरदार हो, लेकिन शैलेंद्र की कहानी में हीरा बने। तो जब फिल्मकार किसी कृति को यूज करता है तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको लगे कि सुंदर एडैप्टेशन है, वो उसमें जरूर अपना एक करता है। और जैसे वो लाइन है ही नहीं कहानी में जो मीराबाई से शैलेंद्र ने कहलवाई है, कहीं भी कोई भी अपना नहीं ज़माने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में। ये अपने आप में बहुत सुंदर बात है और ये पूरी उसकी जिंदगी का खाका सामने है। अब ये नहीं बना, ये शैलेंद्र का एक फिल्मकार का नजरिया है जो राइटर से कहते हैं कि हमें इस एंगल से बात करनी है, देखो इसमें क्या इस कहानी में। और जहाँ वो उस गुंजाइश को ढूंढना शुरू करते हैं अडैप्टेशन में, कहानी बदल गई और हो सकता है उसे सुंदर बने। मतलब अचानक से इस पर अगर कहानी फिल्म बने तो ये अब से एक अपनी मॉरल फिल्म हो जाए, आपको हमेशा याद रखेगा। तो सिर्फ अडैप्टेशन नहीं होता है, सिर्फ अनुवाद नहीं होता है, कई बार एक्सटेंशन होता है और वो एक्सटेंशन इसलिए भी बहुत जरूरी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स एक साथ आए हैं और सबसे बेहतरीन आपके पास वहाँ लिरिसिस्ट होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं। आप वो जो दो लाइन आप पढ़ते हैं किसी कसम में, तो वो बात में इतने सुंदर पूरे गीत बन सकते हैं, ये चैलेंज है। जो कहानियाँ सिर्फ अनुवाद नहीं हो सकती, वो एक्सटेंशन हो सकती हैं और बिल्कुल अगर ये छूट देने के लिए रचनाकार तैयार है तो अपनी कहानियों को इतिहास बनते हुए देख सकता है। जी ये बात से आपकी सहमत है कि हाँ छूट देनी चाहिए कि अभी अभी हमने जितनी बातें करी साहित्य सिनेमा की वो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक और तकलीफ है कि हमारे सामने आती है फिल्मों पर, सिनेमा पर फूहड़ता परोसने का आरोप लगता है, लेकिन निर्देशक कहता है कि ये कहानी की डिमांड है जो मुझे दिखानी पड़ेगी, समाज में आज दिखानी पड़ेगी। वही सिनेमा का ये मानना है कि साहित्यकार जो लिखता है वो जानबूझकर उसमें नैतिकता और मूल्यों और आदर्शों की बात इसलिए करना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मेरी जो कहानी है वो आगे जाए और उसको पुरस्कार वगैरह मिले। यानी कि सिनेमा पर फूहड़ता का आरोप है तो हमारे साहित्यकारों पर पुरस्कारों के लिए लिखने का आरोप है, ना कि वास्तविकता को दिखाने का। इस बात पर मैं कविता जी से जानना चाहूंगी कि आप इस बात से कितना सहमत हैं और क्या दृष्टिकोण है आपका? आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। दौर बदल गया है, परिवर्तन हो रहा है। अब जो हम देखते हैं कि पुरस्कारों के लिए लोग पहले से ही नंबर दे देते हैं कि भाई हमारी ये कृति आने वाली है, इसमें आप अवार्ड दीजिए, पुरस्कार दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो भौतिकवादी एक समाज का चित्रण हम देखते आए हैं वो अब इन सब चीजों में भी आने लगी है। तो साहित्यकार को लगता है कि अगर उसकी किसी कृति पर उसे पुरस्कार मिल गया तो वो बिल्कुल कालजयी जो रक्षा होती है वो हो जाएगी क्योंकि वो पुरस्कृत है। लेकिन सिनेमा का जो अपना एक ध्यान होता है वो है कि आपको आकर्षण चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आए और फिर जैसे कि आप ज़्यादातर देखिएगा जो आंचलिक बोली होती है उनमें जो गाने होते हैं उसमें ज़्यादा दो अर्थ वाले गाने दिए जाते हैं और आप जिसे फूहड़ता कह रही हैं वो उसमें डाला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी
कस्बे या गांव या एक कॉलोनी के भीतर सिनेमा का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा है। शहर में तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, मॉल है, प्लेग्राउंड है, बहुत सा क्लब है, लेकिन गांव में आज भी जो भीड़ जाती है वो सिनेमा देखने जाती है। अब उनका भी नजरिया बदल गया है, वो चाहते हैं कि सीधा सीधा जो गाना आता है वो नहीं मिले, थोड़ा जो घर परिवार में शादी ब्याह में जो गालियाँ दी जाती हैं या जो मजाक होते हैं जिनको आप भद्दे कर सकते हैं, पर हो सकता है वो हमारी किसी न किसी संस्कृति का हिस्सा भी रहे हैं, तो उन सब चीजों को दिखाया जाए। और इसलिए जो पुराने समय में जो नौटंकियाँ होती थी उन सब चीजों का समावेश आजकल सिनेमा में हो रहा है। खास करके आप देखिएगा हिंदी सिनेमा से लेकर भोजपुरी और अन्य जो लैंग्वेज में बनते हैं उनमें ज्यादा रहता है। तो अपनी अपनी जगह पर जो एक डिमांड है समाज की वो चाहते हैं, साहित्यकार चाहता है कि उसकी कृति पर उसे पुरस्कार मिले और इस मायने से जो है उसकी कृति अमर हो जाए। सिनेमा बनाने वाले चाहते हैं कि सिनेमा में उन सब चीजों को डाला जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए, उनका जो बजट है वो उसमें कवर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, वो एक समाज की मांग है, लेकिन जहाँ उनका वो रिलेशन करते हैं तो ये तो है ही कि अगर उभरता हुई फिल्म में तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं या फिर इस सिनेमा को आप परिवार के साथ देखते हैं बैठकर उसे नहीं देख पाइएगा। एक मनोरंजन का एक साधन जो है वो सीमित हो जाता है। एक वर्ग विशेष जिनकी मानसिकता बहुत अलग होती है वो उसमें ज्यादा भीड़ करते हैं, जाते हैं, लेकिन परिवार के साथ उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो समय की मांग के हिसाब से जो आपका प्रश्न है वो यही है कि साहित्यकार आजकल जो है, आजकल जो ट्रेंड है उस हिसाब से उसकी डिमांड है कि उसे प्रस्तुत किया जाए उसकी कृति को। और सिनेमा में जो निर्देशन होता है, जो निर्देशक होते हैं वे चाहते हैं कि जो उन्होंने बजट लगाया है, जो समय लगाया है, जो तथ्य दिया है उसको वो पीढ़ी भी पकड़ ले आए। इसलिए अपनी जगह पर तो दोनों सही है, लेकिन जहाँ सामंजस्य की बात होगी वहाँ हमेशा अच्छा, शुद्ध और अच्छे परिवेश में वाली जो बातें होती है वो सिनेमा में दिखाया जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो है कई सदियों तक चलता रहता है। समय भी हमारा भी सत्र का पूरा हो जा रहा है, तो साथ ही विवेक जी का मैं तो इस बात को और जानना चाहूँगी कि एनिमल किसी फिल्म में जहाँ बॉयज बहुत दिखाई गया या कुछ हजारों करोड़ों उनको कमाया सिनेमा बहुत जबरदस्त है। अगर अमिताभ बच्चन ने जैसा नृत्य प्रक्रिया तो युवा वैसा नृत्य लेके घूमते हैं। बाबरी की जो साड़ी पहनती है इस समाज में वो साड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं और पुरस्कार की लालच वाली जो बात हम अभी कर चुके हैं, तो क्या बात आपको लगता है कि आने वाले समय में जो नैतिकता है, आदर्श है, उनका पतन हम उसको अग्रसर भी हो सकता है? देखिए इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले जब हम सिनेमा देखने जाते थे तो ये देखते थे कि इसकी कथा पटकथा किसने लिखी है, इसका निर्देशक कौन है, इसका विषय है। आज सिनेमा इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसे प्रोड्यूस कौन करता है, इसमें पैसे कौन लगा है, वो बड़ा सिनेमा है, जो बड़े बजट का सिनेमा है, और जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, वो बाजार की एक बड़ी ताकत है जिसमें आपके बहुत बड़े स्टूडियोज हैं, 100 करोड़ 150 200 करोड़ के सिनेमा बन रहा है। जो आदमी 200 करोड़ लगाएगा वो आदमी उससे निश्चय ही 10 करोड़ से ऊपर की आमदनी चाहेगा, 5 करोड़ से ऊपर कई 100 करोड़ की आमदनी चाहेगा। आप ये सोचिए कि जो बाजार सबसे बड़ी ताकत है, पूंजी सबसे बड़ी ताकत सब बन गई है, तो वो समाज में ही नहीं बनी, वो सिनेमा में बनी। और एक बात जो इसके बाद में कह रहा हूँ तो इससे जोड़ के देखिएगा कि मूल्यहीन समाज बाजार के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। कोई भी मूल्य जो है वो बाजार के रास्ते में रुकावट है, तो बाजार तो ये चाहता है कि मूल्य नष्ट हो, कंसर्न नहीं हो। आप 70 रुपए की किताब, 100 रुपए की किताब आपको महंगी लगे, लेकिन आप पीवीआर में जाके 700 रुपए की टिकट में सिनेमा देखें, तो आप ये समझिए कि वो जो ड्रॉ कर रहा है, जो आपको सिनेमा तक ले जा रहा है, ना वो एक्टर है, ना वो डायरेक्टर है, ना वो राइटर है, वो प्रोड्यूसर है। वो इतनी पब्लिसिटी करता है उस अपने प्रोडक्ट की, इस तरीके से दिखाता है और उसमें वो पूरी चमक दमक डाल देता है कि वो रचनात्मकता से ज़्यादा आपके कोई प्रोडक्ट उत्पाद बन जाए। तो इसमें पूरी संभावना होती है
कि वो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि बाजार से चलाना चाहिए। अब आती बात अच्छे सिनेमा की, तो अच्छा सिनेमा हमेशा से ही संघर्ष का सिनेमा रहा, एक रिस्क का सिनेमा रहा। उसको बनाते हुए आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे सिर्फ की फिल्मों में भी होता है कि जब हम कोई ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जिसमें एक आप अलग हट के बात कुछ कह रहे हो, तो उसके अपने उसका रिस्क होता है। आप लिटरेचर में भी दो भाग देख सकते हैं, एक पॉपुलर लिटरेचर जिसे लोकप्रिय साहित्य भी कहते हैं, जैसे पॉपुलर लिटरेचर और नया लिटरेचर वगैरह। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं बाजार जो है, प्रकाशक जो है, वो डिक्टेट कर रहा है लेखक को कि आप कैसी कहानी लिखो, ये बिक रहा है, ये चल रहा है। तो जब बाजार आपको डिक्टेट करेगा आपकी क्रिएटिविटी में, तो आपको पॉल्यूट भी करेगा। और ये उसी वजह से इन चीज़ों का जो है एंट्री होती है। जितना बड़ा बजट होगा, इसीलिए ओटीटी में थोड़ी लिबर्टी दी है, लेकिन ओटीटी में भी धीरे धीरे डोमिनेंस आप देखो स्टूडियोज की आ गई है। पहले ओटीटी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, पहले 3-4 साल में देखिए तो कंटेंट पावरफुल था। अब फिर वही ओटीटी स्टार पावर कर रही है। अब उन्होंने स्लॉट पे भी पाबंदी लगा दी है, धीरे खरीदना बंद कर दिया है। अब क्या है, वो शेयरिंग बेसिस पे डालते थे पिछले साल तक, अब बड़े ओटीटी फॉर्मेट शेयरिंग बेसिस पे भी कोई अच्छी चीज रिलीज करके राजी नहीं है। वो प्रोड्यूसर से चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनसे वो ये चाहते हैं कि आप इतने पैसे लो तब हम आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे। आप और हम अगर अपना पैसा लगा दें या कहीं से पैसे चुका के एक अच्छा सिनेमा बना भी लेते हैं, एक अच्छी कृति को सामने ले आते हैं, तब भी जब वो आप रिलीज करने जाएंगे तो थिएटर में रिलीज करने का तो एक छोटा प्रोड्यूसर सोच भी नहीं सकता। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप रिलीज कर लीजिए, टेक्निकल समस्या मैं देखता हूँ। दूसरी चीज, अगर आप ओटीटी पे जाएंगे तो पहले तो ये था कि आप पैसे लेके खरीदते थे ओटीटी फॉर्मेट, अब नहीं खरीदते। फिर कहते थे आप डाल दीजिए, अगर आपकी देखी जाएगी रचना तो हम आपको पैसे देंगे, अब वो भी नहीं दे रहे। अब नया ट्रेंड चला है कि आप इतने पैसे दीजिए तब हम आपकी ओटीटी पे लगाएंगे। अब ये तीसरा ट्रेंड है, तो जिसने बनाने में अपनी पूंजी लगा दी, अपना पैसा लगा दिया रिस्क लेके, वो आदमी रिलीज करने में भी खर्च करे। अब वो कौन है, वो भी क्रिएटिव आदमी है, तो उसके पास अगर इतना पैसा होता है तो वो भी एक पावर सेंटर होता है। लेकिन वो इत्तेफाकन रचनात्मक व्यक्ति, चाहे वो लेखक हो चाहे वो निर्देशक हो, वो पावर सेंटर्स नहीं है। जहाँ डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है और वो खुद कंसीव करके लिखता है, वहाँ कुछ हद तक न्याय होता दिखाई देता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और इस पूरे सत्र में मीरा जी के साथ, कविता जी के साथ, विवेक जी के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही। लेकिन इस सत्र में जब चर्चा करते हैं तो उसका हमें एक निचोड़ निकालना होता है, तो दूसरे तक पहुँचाना होता है। तो मैं जो भी मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगी कि सिनेमा साहित्य के साथ न्याय कर सके और दोनों बराबर चल सके, इसका समाधान आपके नजर में है। मीरा जी, पहले आपसे। देखिए, सिनेमा साहित्य के साथ न्याय कर सकते, अगर वो उसकी आत्मा को सुरक्षित रखता है तो ये मान लीजिए कि उसने न्याय किया है, बस इतनी सी बात है। और साहित्यिक कृतियों के प्रति जो आकर्षण है वो मरा नहीं है, वो मरेगा भी नहीं। आप देखिए कि मार्क्वेज आजीवन जो है 100 Years of Solitude को मना करते रहे कि मुझे नहीं इस पर फिल्म बनवानी है, और लगातार हॉलीवुड उनके पीछे पड़ा रहा पूरा वर्ल्ड, कई जगहों के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। लेकिन वो जीवित रहते हुए उन्होंने नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो मेरी कृति में रुचिया है वो हर पढ़ने वाले के दिमाग में उसकी अपनी छवि है। आप जैसे ही उसे एक एक्टर या एक्ट्रेस की खांचे में तब्दील करेंगे, सबकी उतना एक हो जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। लेकिन आप देखिए, अब दिसंबर में आ रही है, उस पर एक सीरीज आ रही है, तो साहित्यिक कृतियों के प्रति आकर्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है अगर वो उसकी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। मान लीजिए कि जी, कविता जी। शेक्सपियर के नाटकों को जॉन ओलिवियर ने अमर कर दिया, हेमलेट जैसी पिक्चर बनाकर, ओंकारा जैसी पिक्चर बनकर। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी साहित्यिक कृतियाँ जिन पर पिक्चर बन सकती है वो अभी भी है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर वहाँ पर सुधार जरूरी है, जो कि लोगों को या ऑडियंस को वो बोरिंग नहीं लगे, लेकिन मूल कृति अपने आप में बची रहे, संदेश जाए सोसाइटी के लिए। क्योंकि मूलतः साहित्य और सिनेमा का
जो मूल तत्व है ये यही है कि हम समाज से लेते हैं और समाज को देते हैं, इसीलिए कोई अच्छा संदेश जाए और फिर जाहिर सी बात है साहित्य जहाँ अमर होता है सिनेमा भी होती है, इसलिए दोनों के बीच का जो संबंध है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट, तो ये चीज़ हमेशा ही जीवित रहेगी। जी विवेक जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कृति जो है, साहित्यिक कृति जो है, और जब निर्देशक अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट करता है तो राइटर और डायरेक्टर का अगर ये कोलेबरेटिव एफर्ट होता है और डायरेक्टर उस मैसेज को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेता है तो ये पूरी संभावना होती है कि वो उसके संग न्याय कर सके। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, उसमें मैं याद आ रहा था जो सात खून माफ एक फिल्म है विशाल भारद्वाज की और रस्किन बॉन्ड की कहानी पे है। अगर आप देखेंगे तो जितनी खूबसूरत वो कहानी है, वो नेशनल मामला है, और उतनी ही खूबसूरत वो फिल्म है और बेहतरीन है। और उसमें विशाल भारद्वाज ने एक रिस्क लिया है, मतलब प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार को लेके और एक ऐसी फिल्म बनाना। तो अगर राइटर और डायरेक्टर एक प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं और उनका एक कोलेबरेटिव एफर्ट जहाँ पे होता है, तो आप विशाल भारद्वाज की फिल्मों में देख सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं चरण सिंह कपिल, उनकी कहानी पे पटाखा उन्होंने बनाई, और ऐसे में थोड़ा रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, जो मैंने पहले ही कहा, लेकिन ये कोलेबरेटिव एफर्ट अगर है, लेखक को सहयोग करना पड़ेगा और क्रिएटिव लिबर्टी डायरेक्टर को देनी पड़ेगी, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टर को ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये कृति उठाई क्यों, अगर मुझे इसको उठा के खराब ही करना था तो आप ये खराब ही रचना उठा लो, आप साहित्य कृति से छेड़छाड़ कर ही क्यों है। इसके मामले में जैसे हम सुटेबल बॉय का एडॉप्टेशन है, काफ़ी हद तक बहुत जस्टिफाइड प्रेजेंटेशन हुआ है। अब जो नया आ रहा है, जो अपने मार्केट्स की बात करें, भी सोच रहे हैं कि एलएससी हमें भी इंतजार है, तो ये रिस्क रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ अगर ट्रांसलेशन में लॉस होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है, तो अगर कुछ चीज़ें लॉस होती हैं, तो जो रीना ने कहा बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टर भी एक क्रिएटिव राइटर ही है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिखता है, तो हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ दे जो मैसेज पढ़ने वाला मिस कर गया था या सारे लोग नहीं समझ पाए थे, उसके लिए आलोचक की जरूरत पड़ रही थी उसको, वो सिनेमा वाला हो सकता है जो अंडरलाइन था उसको वो फ्रंट में लाके, जो पीछे कहीं था उसको वो फ्रंट में जो अंडर प्ले किया गया था वो हो सकता है उसे वो फ्रंट में दिखाई दे। ये लिबर्टी उसके पास है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात है, एक रिस्क टेकिंग बात है, अच्छी चीज़, अलग हटके चीज़, लीक तोड़ती हुई चीज़ जब भी आप सामने लाएंगे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, एक खतरा उठाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही इस चर्चा से समझ में आया कि सिनेमा और साहित्य एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते कि लेखन उस हिसाब से किया जाए जो आज का समाज की मांग है, और लेखक और निर्देशक अगर दोनों अपनी आपसी समझ के साथ एक साथ काम करें, एक दूसरे की क्रिएटिविटी को तवज्जो दें और एक दूसरे की बात को मानते हुए बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें, तो सिनेमा और साहित्य दोनों ही हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं। इस सत्र के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर लीला जगदीप जी का, कविता विकास जी का, विवेक तुलसी जी का। एक बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद।